सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूं समझ लो कि ये इस चैप्टर की जान है, जैसे कि आपकी कोई है। तो चलिए मेरे साथ आज बात करते हैं गॉस के प्रमेय की, गॉस थ्योरम की। गॉस का प्रमेय क्या है ये समझने से पहले, गॉस का प्रमेय क्या है ये जानने से पहले आप ये जान लो कि ये किसके लिए है और किसके संबंध में है। दो चीजें, गॉस का प्रमेय क्या है ये समझने से पहले आप ये समझो, ये जानो कि ये किसके लिए है और किसके संबंध में है। तो गॉस का प्रमेय है केवल और केवल बंद पृष्ठों के लिए। बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस, ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। बच्चा सरफेस बोला है, कर्व नहीं बोला है, वक्र नहीं बोला है, याद रखिएगा। वक्र और पृष्ठ में अंतर होता है, वक्र और पृष्ठ में अंतर पता होगा आपको। तो गॉस का प्रमेय केवल और केवल लागू होता है बंद पृष्ठों पर, ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। तो किसके लिए है गॉस का प्रमेय? गॉस का प्रमेय है केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए। अगर कहीं पे ओपन सरफेस है, अगर कहीं पे खुला पृष्ठ है, तो आप वहां पे गॉस का प्रमेय नहीं लगाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, ये आप जरूर कर सकते हो कि उस खुले पृष्ठ को आप बंद बना लो, साम दाम दंड भेद से कैसे भी आप उस खुले पृष्ठ को क्या बना लो, बंद बना लो। लेकिन याद रखिएगा कि गॉस का प्रमेय केवल और केवल लागू होता है बंद पृष्ठों पर। और अब आगे बढ़िए, ये बात करता है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश की, कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, पहला आवेश, और उस आवेश का संबंध प्रदर्शित करता है उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स से। अब ये पूरा क्लियर हो गया है। बस बस आपको इसका प्रमेय लिखना है, लेकिन बाकी सब चीजें इतना ही है। गॉस के प्रमेय में बस इतना ही है कि गॉस का प्रमेय किसके लिए है? गॉस का प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए। दूसरा चीज, ये क्या बात करता है? ये बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, जो भी बंद पृष्ठ होगा उसके अंदर कितना आवेश है, और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध बताता है। तो इसको आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हो। अच्छा, ये वैज्ञानिक का नाम है बच्चा, वैज्ञानिक का नाम आपके सामने है कार्ल फ्रेडरिच गाउस। देखो हिंदी में गॉस है, और सॉरी इंग्लिश में गॉस है, हिंदी में आप गाउस पढ़ सकते हो, लेकिन गॉस ही बोलेंगे हम लोग। कार्ल फ्रेडरिक गाउस, इनका जो समय काल है 1777 से लेके 1855 तक का है। तो कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने क्या किया है, किसी आवेश और उसके कारण किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध दर्शाने वाला एक नियम प्रतिपादित किया था। उस नियम को ही हम लोग कहते हैं गाउस प्रमेय या गाउस का नियम। तो जो चीजें यहाँ पे लंबे चौड़े में लिखी हैं बच्चा, उसको मैंने यहाँ पर छोटे में लिखा है कि गॉस प्रमेय किसके लिए है? बंद पृष्ठ के लिए है, और ये बताता है कि बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश होगा, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। यानी कि ये Q और फाई E के मध्य संबंध स्थापित करता है। आपको पता है कि Q क्या है, आवेश क्या है, हम पढ़ चुके हैं। विद्युत फ्लक्स को आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया गया था, और बोला भी गया था कि आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो बिना विद्युत फ्लक्स के आपको समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपको विद्युत फ्लक्स नहीं पता है, अगर आपने विद्युत फ्लक्स को नहीं समझा है, तो बच्चा इसके पहले का लेक्चर आप देख कर आइए, तब आपको समझ में आएगा गॉस का प्रमेय और इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे। तो गॉस का प्रमेय किसके लिए है? गॉस का प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए। जरा जोर से बोलिए, गॉस का प्रमेय किसके लिए है? गॉस का प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए, और ये बात करता है उसके अंदर उपस्थित आवेश और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की, इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करता है
Q और फाई E के मध्य संबंध स्थापित करता है। चलिए अच्छा, प्रमेय क्या है? अब प्रमेय देख लीजिए क्या कहता है। प्रमेय क्या है ये देख लीजिए आप। प्रमेय क्या कह रहा है आपके सामने है प्रमेय, आप बिल्कुल पढ़ते ही समझ जाएंगे। गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, चलो इसको मैं फाई E दिखा दूं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो बात किया ना बंद पृष्ठ की, बात किया ना विद्युत फ्लक्स की, दो चीजें आ गई हैं, तीसरा भी आने वाला है। गॉस का प्रमेय किसके लिए है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा। अब सवाल यह है कि ε0 क्या है? ε0 है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। इस प्रमेय का गणितीय रूप कैसा होगा? विद्युत फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना गुना? 1/ε0 गुना। यही तो है गॉस का प्रमेय। तो आगे हम लोग ये पूरा प्रमेय नहीं लिखेंगे, यही लिख देंगे गॉस के प्रमेय से फाई E इज इक्वल टू Q/ε0। तो आप समझ जाएंगे कि क्या बात हो रही है। गॉस का प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए फाई E को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना बच्चा, फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, और पूरे सरफेस की बात करोगे तो आप क्या कर दोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। उस हालात में, उस केस में आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू Q/ε0। सो फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का साइक्लिक इंटीग्रल है। देखो यहां पे मैं ऐसा लगा दूं, इसका मतलब क्या है? ये किसी बंद पृष्ठ के लिए समाकलन हो रहा है, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन। ओके, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का साइक्लिक इंटीग्रल है, क्लोज्ड इंटीग्रल है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का Q/ε0। फाई E, आप ये और ये याद रख लो, ये याद रखिए, काम चल जाएगा। फाई E इज इक्वल टू Q/ε0, लेकिन ये भी याद रखना है कि फाई E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर ds का इंटीग्रेशन भी तो होता है ना, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये है गॉस का प्रमेय। एक बार फिर बताइए आप मुझे बताइए कि गॉस का प्रमेय किसके लिए है? गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए है बच्चा। गॉस का प्रमेय है बंद पृष्ठ के लिए। पहला तो आपके दिमाग में ये आएगा, जैसे ही गॉस के प्रमेय की बात होगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात आना चाहिए बंद पृष्ठ। अगर कोई नाम भी ले ले गॉस प्रमेय तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बंद पृष्ठ। उसके बाद क्या आएगा? ये बात करता है कि भैया उस बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी आवेश और विद्युत फ्लक्स का संबंध प्रदर्शित करता है, आवेश और विद्युत फ्लक्स को संबंधित करता है। ओके, और संबंध कुछ ऐसा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना होगा? 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। लेकिन क्या बोल देने से काम चल जाएगा? प्रूफ करना पड़ेगा, व्युत्पत्ति करनी पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक बंद पृष्ठ, और यहां पे मैंने बंद पृष्ठ लिया है एक आर त्रिज्या का गोला। वृत्त नहीं है बच्चा, वृत्त जो है उसमें पृष्ठ नहीं होता। वृत्त एक बंद पृष्ठ नहीं है, वृत्त एक बंद वक्र है। वक्र और पृष्ठ में आपको अंतर पता होना चाहिए। पृष्ठ यानी सरफेस और वक्र यानी कि केवल एक लाइन जैसा होगा। ओके,
तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक आर त्रिज्या का, कितनी त्रिज्या का बच्चा, आर त्रिज्या, ये हो गया आर त्रिज्या का एक गोला, ये जो गोला दिख रहा है आर त्रिज्या का एक गोला ले लिया और उसके केंद्र पर मैंने रख दिया, मान लीजिए कि केंद्र है ओ, ये केंद्र ओ है, उसके केंद्र ओ पर हमने एक आवेश, बिंदु आवेश क्यू रखा हुआ है और इस पूरे बंद पृष्ठ के अंदर अभी बस इतना ही आवेश है। उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अभी कितना, क्यू ही है। ओके, तो ये सब आप लिख लेंगे। वो माना खाना आपको लिखना पड़ता है, माना ओ केंद्र और आर त्रिज्या का एक गोला है, उसके केंद्र ओ पर एक बिंदु आवेश Q है। ओके, इतना तो आप लिख लेंगे। अब देखिए, मुझे ये प्रूव करना है कि इस गोले का जो बंद पृष्ठ है, इस गोले का जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से कुल कितना विद्युत फ्लक्स पास होगा, कुल कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना, मुझे यह सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं कैसे करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि उसके केंद्र जो कि O है, जहां पे एक बिंदु आवेश Q है, वहां से मैं आगे चलता हूं, वहां कहां पहुंच गया मैं, सरफेस पे पहुंच गया। उस गोले के आप फुटबॉल एक कंसिडर कर लो, अपने दिमाग में एक फुटबॉल की कल्पना करो। फुटबॉल एक बंद पृष्ठ है ना, उसके केंद्र पर एक आवेश Q ले लीजिए और अब आप कहां पे आ जाओ, उसके सतह पे आ जाओ, उस फुटबॉल के सरफेस पे आ जाइए आप। और आपको पता है फुटबॉल में बॉक्स बने होता है ना, आपने देखा होगा डिजाइन। तो वैसे ही मैं एक पहले तो उसके पृष्ठ पर, उस फुटबॉल के पृष्ठ पर, यानी मैं अपने गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P की कल्पना कर रहा हूं। ये P आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। एक बिंदु P की कल्पना किया है मैंने, सरफेस पे है ये, फुटबॉल पर कहीं भी ये बिंदु P ले लिया। ओके, तो अब बताइए, ये एक बिंदु आवेश है और वहां से कितने दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि सतह पर है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कितनी होगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके पहले का कहानी आपको मालूम है, ये आपको लिखना है। एग्जाम में आप डायरेक्ट यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि माना O केंद्र और R त्रिज्या का एक गोला है। ओके, उस गोले के केंद्र O पर एक आवेश प्लस Q आवेश, हमने प्लस Q लिया है, प्लस Q लीजिए, प्लस Q आवेश है उसके गोले के केंद्र O पर, और उसकी सतह पर एक बिंदु P लेते हैं। उस गोले के सतह पर एक बिंदु P लेते हैं। तो अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इस प्लस Q आवेश के कारण, इसको मैं दे देता हूं E। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही होगी ना, ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से r दूरी पर बिंदु P है, यही तो फॉर्मूला है। डायरेक्शन क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, इस त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, O से P की तरफ और त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। तो मैं लिख देता हूं along OP, हिंदी में लिख दूं वेक्टर OP के अनुदिश, वेक्टर OP के अनुदिश। डायरेक्शन बता दिया है आपको, ठीक है, वेक्टर OP के अनुदिश O से P, उस बिंदु O को यानी केंद्र को उस पॉइंट P से जो ज्वाइन करने वाली लाइन हो क्या है, त्रिज्या ही तो है। तो त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ लिख देता हूं मैं यहां पर, त्रिज्या के अनुदिश
त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ ये हो गया आपका बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और ये उसका डायरेक्शन है। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यों चाहिए थी, मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ज्यादा कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि मुझे फ्लक्स निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा, उस पॉइंट P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करूंगा। और फुटबॉल में चिटकबरा होता है ना, बॉक्स। तो मान लो पॉइंट P एक बॉक्स के सेंटर में है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करता हूं। ओके, या डेलस लिखा तो डेलस ले लीजिए। बिंदु P को घेरे हुए, P के चारों तरफ बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ डेल S लेते हैं, छोटा सा, उस गोले का छोटा सा भाग। देखो, उस गोले का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो S है। ओके, हमने क्या किया है, उस गोले का एक छोटा सा लिया है पार्ट, इसलिए उसका नाम दे दिया डेल S। आप ds भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ डेल S की कल्पना करते हैं, एक अल्प पृष्ठ डेल S लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, आप पहले इस डेल S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लीजिए। तो मैं लिख लेता हूं, अल्प पृष्ठ डेल S से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, केवल इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला। फुटबॉल की कल्पना कर रहे हैं आप, फुटबॉल में बहुत सारे ऐसे मतलब खाने होते हैं, देखा है ना, बहुत सारे डब्बे बने होते हैं, उसमें से किसी एक डब्बे की बात कर रहे हैं, किसी एक डब्बा से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो d फाई ई लिखेंगे क्योंकि अल्प पृष्ठ की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल S, d फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल S। याद है ना, फॉर्मूला यही होता है। अब देखिए, वेक्टर E त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ है, तो वेक्टर डेल S किधर होगा बच्चा मेरे, वेक्टर डेल S भी तो इस P के उस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा। वेक्टर डेल S भी किधर होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या हर जगह पर, आप गोले का पृष्ठ लीजिए, उस पृष्ठ पर कोई सा भी बिंदु लीजिए, त्रिज्या हमेशा उस पॉइंट पे क्या होगी, लंब होगी। यानी कि O से P, R तो त्रिज्या है, O से P की तरफ जब आप जाएंगे, और बिंदु P आप सरफेस पे कहीं भी ले सकते हैं, P पृष्ठ पर कहीं भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है, पहली बात तो मैंने बोला कि जो विद्युत क्षेत्र है वो त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ है, और त्रिज्या हमेशा उस गोले के पृष्ठ के हर एक बिंदु पर लंब होगी। यानी कि वेक्टर E जो है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, पहला पॉइंट। वेक्टर E पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ है, और जो एरिया वेक्टर है, जो क्षेत्र सदिश है, उसका तो डायरेक्शन ही होता है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ। लास्ट लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि जो वेक्टर डेल S है, जो क्षेत्र सदिश है, वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। तो वेक्टर E और वेक्टर डेल S दोनों ही पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ हैं, यानी दोनों एक ही दिशा में हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर E एंड वेक्टर डेल S आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में है। आप हिंदी में ऐसा लिख सकते हो कि एक ही दिशा में है। वेक्टर E एंड वेक्टर डेल S आर इन सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चा, दोनों के बीच का कोण 0 हो जाएगा।
ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस डेरिवेशन का, नहीं समझ पाते हैं कई बच्चे, फिर से समझो आप। देखो मैंने किया क्या है, पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय ये कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। ये प्रमेय आपने पढ़ लिया। अब बारी है उसको सिद्ध करने की। सिद्ध करने के लिए हमने एक बंद पृष्ठ लिया है जो कि एक गोला है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। ओके, अब हम गोले के पृष्ठ पर एक बिंदु P लेते हैं, तो इस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 Q/r² होगी। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डायरेक्शन किधर होगा, O से P की तरफ बाहर, वेक्टर OP के अनुदिश, त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ होगा, सही है। और त्रिज्या पृष्ठ पर अभिलंब लंबवत ही होती है। आप ये त्रिज्या कहीं भी खींच लीजिए, ये त्रिज्या सरफेस के किसी भी बिंदु पर लंब ही होगी, यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत बाहर की तरफ होगा। अब पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर क्यों ना हो, ये जो विद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। अब बिंदु P लेते हैं और P को घेरा हुआ एक अल्प पृष्ठ लेते हैं। अब उस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल S होता है। अब E और डेल S दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, क्योंकि डेल S भी क्या होगा, उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ होगा। वेक्टर E भी पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की तरफ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। एक चीज मिस है यहां पर, डेल S होगा ना ये बच्चा, डेल S। ओके, तो डी फाई ई डेल S cos 0 1 हो जाएगा। और जब cos 0 1 हो गया मेरे भाई मेरे बच्चे, cos 0 जब 1 हो गया है तो आगे बढ़िए आप। डी फाई कितना हो जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डेल एस, ई डेल एस, ई डेल एस। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस। ओके, सही है। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डेल एस। ये क्या है, ये इस छोटे से अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। ओके, तो संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी हम लोग बात कर रहे हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। संपूर्ण बंद पृष्ठ भी लिख सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा बच्चा, फाई ई, आपको क्या करना पड़ेगा, ई डेल एस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, ई डेल एस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब कई लोगों को लगेगा सर टेक्निकली ऐसा नहीं लिख सकते हैं। हाँ, टेक्निकली ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सिग्मा लगा सकते हो, नहीं तो ये जो डेल एस है उसको डी एस भी ले सकते हो आप, बात वही है। ठीक है, तो ई तो कितना आ जाएगा, ई तो कांस्टेंट है। अब ई कांस्टेंट कैसे है मेरे भाई, क्योंकि पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, पृष्ठ पर जितना भी बिंदु होगा इस Q आवेश से समान दूरी पर है, यानी पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा। सही है, तो E आ जाएगा बाहर। और जब आप डेल एस को इंटीग्रेट करेंगे, जब आप डेल एस को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा, पूरे गोले का कितना, डेल एस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ, या ऐसा लिखते हैं इसको, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 4πr²। फॉर्मूला याद होना चाहिए। बायो वाले बच्चे बेचारे यही मार खा जाते हैं उनको मैथ्स थोड़ा सा दिक्कत जाता है और बिना मैथ्स के फिजिक्स बनता नहीं है। तो ये देखो, आप ऐसे टेढ़ंग मेढ़ंग सिंबल के पीछे मत जाया करो, उसके भौतिक अर्थ को समझा करो। हमने डेल एस लिया है तो हम क्या बोल रहे हैं कि वो बड़ा सा जो गोला है उसका छोटा सा क्षेत्रफल लिया था, छोटा सा जगह लिया था बस,
और फुटबॉल में बहुत सारे ऐसे ऐसे खाने थे, उसमें से एक खाना लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, उन्हीं खानों को जोड़ता चला जाऊंगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समाकलन का मतलब क्या है कि ऐसे पूरे डेलस 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 को जोड़ते चले जाइए, संपूर्ण गोले का क्या मिल जाएगा, पृष्ठ मिल जाएगा, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वैल्यू रख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। पाई ई कितना हो गया मेरे भाई, मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहां से 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो क्या मुझे वही मिल गया जो मुझे चाहिए था। फाई ई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है। अच्छा, यहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या मैं लिख दूं, वायु या निर्वात की क्या है ये, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है ये, विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता वैल्यू कितना होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.854 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये है, क्या बता रहा है ये कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, संपूर्ण फ्लक्स होता है, उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा। ओके, चलें आगे बढ़ें। तो अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट को कितनी अच्छी तरीके से समझा है, समझ में आया भी है कि नहीं, ये अगर परखना है तो आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अपने को आजमाना है यार, आप दुनिया को मत आजमाइए, अपने आप को आजमाइए दोस्त, कि आप कितने खरे हो, आप कितना तपिश यानी आग कितना बर्दाश्त कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, समझ में आ जाएगा कितने पानी में हो। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गॉस के प्रमेय पे आधारित विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि बिना विद्युत फ्लक्स के चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये हमारा पहला सवाल है, और बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो 1.11 लिखा हुआ है। तो अच्छा, हमारा पहला सवाल है, लेकिन ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 1.11। 1.11 जरा ध्यान दीजिएगा। चित्र 1.27 लिखा है, जो भी हो, यहां पे सामने आपके चित्र है। विद्युत क्षेत्र अवयव EX, अब आएगा ना खेल का असली मजा गुरु। EX इज इक्वल टू अल्फा इज कांस्टेंट, X 1/2। EX विद्युत क्षेत्र का X की दिशा में घटक, विद्युत क्षेत्र का X की दिशा में घटक। Y की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है मेरे बच्चे, Z की दिशा में भी कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी जो भी विद्युत क्षेत्र है केवल X की दिशा में है। Y की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, Z की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। जो भी विद्युत क्षेत्र है किधर की तरफ है, जो भी विद्युत क्षेत्र है केवल और केवल X के डायरेक्शन में है, और वो भी कांस्टेंट नहीं है। X की दिशा में भी जो विद्युत क्षेत्र है वो कांस्टेंट नहीं है, वो X पे डिपेंडेंट है, X पे डिपेंडेंट है। देखिए यहां पर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र है, X की दिशा में भी है। तो पहली चीज कि विद्युत क्षेत्र केवल X की दिशा में है, Y की दिशा में विद्युत क्षेत्र शून्य है, Z की दिशा में विद्युत क्षेत्र शून्य है, X की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है वो X का घटक है, यानी दूरी के साथ उसमें परिवर्तन होता है। ओके, और अल्फा यहाँ पे, जो अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट दिया है उसकी वैल्यू दी गई है अल्फा 800 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, और मीटर का पावर है 1/2। ओके, क्या क्या करना है भाई, पहला आपको करना यह है कि घन से गुजरने वाले फ्लक्स, ये जो पूरा आपको क्यूब दिया है ना, क्यूब, चलो मेरे क्यूब दिमाग,
जो क्यूब दिया है, जो घन दिया है, वहां से गुजरने वाला पूरा फ्लक्स निकालना है। घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। ए का मान दे दिया है, ए कितना बच्चा, ए इज इक्वल टू 0.1 मीटर है। और एक चीज जो सवाल में मिसिंग है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये जो आपका घन है ना, वो x से ये दूरी भी a है। आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा, ये दूरी भी a है। ये जो घन है वो इस x दिशा में कितनी दूरी पर है, a दूरी पर है। और a का मान यहाँ पे 0.1 है, तो यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहीं लिख दूँ ना यार। a इज इक्वल टू है 0.1 मीटर। a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। a इज इक्वल टू कितना, a इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो दो चीजें करनी है, घन से गुजरने वाला पूरा फ्लक्स निकाल लेना है। बोलेंगे यार बहुत आसान है ये। हाँ आसान होता अगर आपको मालूम होता कि इसके अंदर कितना आवेश है, क्योंकि गॉस के प्रमेय कहता है कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है उसके अंदर के आवेश का इतना गुना होता है, लेकिन अंदर में कितना आवेश है ये दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। तो पहले आपको फ्लक्स निकालना है, पूरा सिस्टम से जाना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर का आवेश भी निकालना है कि इसके अंदर का आवेश कितना है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी उल्टी हो गई हैं। आप फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स से आवेश निकालोगे, आवेश से फ्लक्स निकाल लेते अगर आवेश पता होता तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं खेल। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका क्यूब दिमाग यहाँ पर है, ये क्यूब इतना बड़ा सा, अब पूरा क्यूब का ही तो खेल है। बाकी करना क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है। हाँ एक चीज़ और करना है, चलो कर ही देता हूँ मैं। पीछे कर सकता था क्या, पीछे जगह है, हाँ जगह है, मैं कर देता हूँ भाई। चलो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, क्या ही दिक्कत है, यहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए देखिए, तो आपको यहाँ बता दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा कि EY 0 है, EZ 0 है, यानी कोई विद्युत क्षेत्र इधर नहीं है और कोई विद्युत क्षेत्र इधर भी नहीं है। ओके, मतलब सामने की तरफ भी नहीं आ रहा है। यानी कि कौन कौन से फ्लक्स से विद्युत क्षेत्र पास ही नहीं होगा, कौन कौन सा जो फलक है, कौन कौन सा जो फेस है, फेस फलक, कौन कौन सा फेस है, कौन कौन सा फलक है जहां से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा ही नहीं। विद्युत क्षेत्र केवल इधर है, एक्स की दिशा में जो कलर किया हुआ है ना, ब्लू ब्लू, जो ब्लू शैडो दिख रहा है, यहां से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, राइट, यहां से भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। विद्युत क्षेत्र ऐसा है ना, केवल एक्स की दिशा में है, तो जो भी फलक इस एक्स के लंबवत है वहां से विद्युत क्षेत्र गुजरेगा। सही है, यानी वहां से विद्युत फ्लक्स पास होगा, वहां से विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। लेकिन ये वाला सरफेस देखिए, ये वाला सरफेस ऊपर और ये वाला सरफेस नीचे, जो ये नीचे है, ऊपर और नीचे वाला, ये दोनों ही क्या है, एक्स के समांतर है। हाँ ये दोनों वाई के लंबवत हैं, लेकिन वाई के दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो यहां से कोई विद्युत क्षेत्र गुजरेगा ही नहीं, यानी यहां से कोई फ्लक्स पास ही नहीं होगा, यहां से कोई विद्युत फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो ये जीरो, ये जीरो। अब देखिए क्या है, जेड बाहर की तरफ आ रहा है, जेड इधर की तरफ। तो ये जो फेस दिख रहा है ना आपको, ये वाला फेस, ये वाला जो फलक है, ये दोनों ही फलक क्या है, जेड के समांतर, सॉरी एक्स के समांतर है, लेकिन जेड के लंबवत है। जेड इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन जेड की दिशा में कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। और जेड की दिशा में, जब जेड की दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो ये जो सामने वाला फलक है यहां से, और जो पीछे वाला फलक है वहां से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं पास होगा, कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो आपके घन में टोटल 6 फलक हैं। उन 6 फलक में ऊपर वाला, नीचे वाला, सामने वाला, पीछे वाला, वहां से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि उस दिशा में कोई विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। जो भी विद्युत क्षेत्र है वो केवल एक्स की दिशा में है, और ये वाला फलक, सामने वाला फलक, पीछे वाला फलक, नीचे वाला फलक, ये क्या है, इस एक्स के समांतर है, यानी इन फलकों से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो घन में 6 फलक हैं, उन 6 में 4 को तो 0 मिल गया, तो बच गए बस 2 हीरो और बच गए अपने। कौन कौन से, उसको नाम दे दिया है राइट वाला फलक, लेफ्ट वाला फलक, ये जो पीछे है ना भाई, लेफ्ट वाला फलक। कलर आपको दिख रहा है ना,
ये जो, चलो मैं भी अपना कलाकारी दिखाई दूं, ये जो गुलाबी गुलाबी तेरे नैना, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला फलक और ये वाला फलक, ये दोनों ही फलक एक्स के लंबवत हैं, ये दोनों ही फलक एक्स के लंबवत हैं। इसको नाम दिया है राइट वाला फलक, इसको नाम दिया है लेफ्ट वाला फलक। ठीक है, ओके। तो जो भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इन्हीं फलकों से गुजरेगा, जो भी विद्युत फ्लक्स पास होगा इन दोनों फलक से ही पास होगा। लेकिन जो विद्युत फ्लक्स है उसके फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आप जानते हो कि आप वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल एस करके आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, एरिया नहीं निकाला हूं, एरिया निकाल दूं मैं। इसका एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, यही डेल एस है, यही डेल एस है, ए इंटू ए। अब बात यह है कि क्या विद्युत क्षेत्र यहां पर और यहां पर समान होगा? नहीं होगा। समान क्यों नहीं होगा बच्चा? पीछे देखिए आप, क्योंकि ई एक्स जो एक्स की दिशा में विद्युत क्षेत्र है वो एक्स का फलन है। ई एक्स कुछ ऐसे निर्भर करता है। ई एक्स कैसे निर्भर कर रहा है? ई एक्स कुछ ऐसा निर्भर कर रहा है, ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स का पावर 1/5 तो नहीं है, 1/2 है ना, देखना पड़ेगा 1/2। ओके, तो ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स का पावर 1/2। जब एक्स का मान चेंज होगा, एक्स की वैल्यू चेंज होगी, तो ई जो है एक्स की दिशा का विद्युत क्षेत्र भी चेंज हो जाएगा। यानी यहां का विद्युत क्षेत्र कुछ और है, यहां का विद्युत क्षेत्र कुछ और है। चलिए यहां के विद्युत क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूं ई लेफ्ट, और यहां के विद्युत क्षेत्र को नाम दे देता हूं ई आर। तो बताइए अब ई आर कितना होगा, ई एल कितना होगा? पहले राइट से ई आर इज इक्वल टू कितना? ई आर इस वाले फलक के लिए विद्युत क्षेत्र, इस वाले फलक पर विद्युत क्षेत्र कितना है? अल्फा तो कांस्टेंट है, वही रहेगा। एक्स कितना हो जाएगा इसके लिए? यहां से डिस्टेंस बच्चा, यहां से इसकी दूरी कितनी है? ए प्लस ए। अब ये ए प्लस ए कैसे हो गया? यहां से ये ए दूरी पे है और यहां से ये ए दूरी पे है, तो ये टोटल कितना दूरी हो जाएगा? ये टोटल दूरी हो जाएगा 2a। 2a का घात कितना? 2a का घात 1/2। ई आर कितना आ गया? ई आर आ गया, ई आर आ गया 2a का घात 1/2। कोई जल्दीबाजी नहीं करना मेरे बच्चे, कोई जल्दीबाजी नहीं करना। हो सकता है किसी से मिलने जाना हो सके किसी का से वीडियो चैटिंग का प्लान किया हो, लेकिन पहले पढ़ ले मेरे भाई, पहले पढ़ ले। ई आर इज इक्वल टू अल्फा 2a का पावर 1/2। यहां का विद्युत क्षेत्र इतना है, यहां का विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ई लेफ्ट कितना हो जाएगा? ई लेफ्ट इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा a का पावर 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए x कितना है? इसके लिए x इज इक्वल टू a है, और इसके लिए x इज इक्वल टू कितना है? राइट वाले के लिए यहां पे लिख देता हूं, इसके लिए x इज इक्वल टू 2a है और इसके लिए x इज इक्वल टू a है। क्लियर है ये? तो ई आर यहां का विद्युत क्षेत्र है, ई एल यहां का विद्युत क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। क्या लिखेंगे? दाएं फलक से गुजरने वाला कौन सा फ्लक्स? वी फा। समझ जाओगे ना कि पूरा लिखना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स, दाएं फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको मैं नाम दे रहा हूं फाई राइट, फाई आर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेक्टर ई आर डॉट वेक्टर डेल एस, वेक्टर ई आर डॉट वेक्टर डेल एस। अब समझिए कैसे होगा। ये जो वेक्टर ई आर है इधर की तरफ है ना, एक्स की दिशा में है, इस वाले फलक के लंबवत है। वेक्टर डेल एस किधर होगा? इसके डायरेक्शन में होगा, देखिए इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ। यानी वेक्टर ई आर और वेक्टर डेल एस दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हो ई आर डेल एस कॉस का 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ई आर डेल एस, ई आर डेल एस। कॉस 0 1 हो गया, ई आर डेल एस वैल्यू रख देता हूं। ई आर की वैल्यू कितनी है? अल्फा 2a का पावर 1/2। डेल एस कितना है?
डेल एस तो एरिया का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर। जमा लूँ क्या इसको, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसको रीअरेंज कर लेते हैं। तो फाई आर कितना मेरे बच्चे, फाई आर कितना आ जाएगा, रूट टू बाहर अल्फा, ए का पावर कितना, ए का पावर 2 है, ए का पावर 1/2 है, तो क्या ये 5/2 हो जाएगा। ये है विद्युत फ्लक्स जो यहां से गुजर रहा है। दाएं वाले फ्लक्स से दाएं वाले फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना है, दाएं वाले फलक से गुजरने वाला। ठीक है, चलो इसको छोटा कर लेता हूं, काफी फैला के लिखा है मैंने। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग निकाल लेते हैं बाएं वाले फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। बाएं फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, बाएं फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसको नाम दे दीजिए फाई एल का। फॉर्मूला वही होगा, वेक्टर ई एल डॉट वेक्टर डेल एस। अब यहां पे है थोड़ा सा ट्रिक, देखिए वेक्टर ई एल जो है, यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो किधर की तरफ है बच्चा, यहां पे भी जो विद्युत क्षेत्र है वो है तो किधर की तरफ, इधर की तरफ। नहीं दिख रहा होगा, ये कलर नहीं दिखेगा, रेड ही दिखेगा बस, इधर की तरफ है ना। ये इस वाले फलक के लिए जो विद्युत क्षेत्र है, इस फलक, मेरे पास एक फाइल होना चाहिए था, चलो एक पेज ले लेता हूं। ये मान लो कि ये है आपका फलक, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, तो इसका जो क्षेत्र सदिश होगा इधर की तरफ होगा ना। क्षेत्र सदिश क्या होता है, क्षेत्र सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होता है, तो इसका क्षेत्र सदिश इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ। जरा ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है, बाएं से दाएं की तरफ है, लेकिन क्षेत्र सदिश क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, यानी इधर से इधर की तरफ होगा। यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच का कोण 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई एल डेल एस कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, कॉस 180 -1 हो जाएगा। ई एल कितना है, अल्फा ए का पावर 1/2, और डेल एस एरिया तो उतना ही है, इसका भी एरिया ए स्क्वायर ही है, कॉस 180 -1 हो जाएगा। यानी यहां पे जो फाई एल है, फाई एल कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा ए का पावर माइनस इधर अल्फा आधा 2 2.5, यानी इसका पावर भी कितना 5/2। ओके, ये आ गया। तो अब आपके पास सभी चीजें आ गई हैं, यहां से कोई फ्लक्स नहीं जाता, यहां से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, सामने वाले से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है, पीछे वाले से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है। जो भी फ्लक्स जा रहा है इस राइट वाले से और इस लेफ्ट वाले से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में संपूर्ण घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ओके, फाई ई इज इक्वल टू फाई आर प्लस फाई एल। केवल कौन सा लोगे आप, ये ले लोगे फाई आर, ये ले लोगे फाई आर, ये ले लोगे फाई एल, बाकी सब तो जीरो है। वैल्यू पुट करिए, अब वैल्यू पुट करिए। फाई आर कितना है मेरे बच्चे, फाई आर √2 अल्फा ए का पावर 5/2 प्लस ये कितना है, फाई एल कितना है, माइनस अल्फा 5 नहीं सॉरी ए का पावर 5/2, इतना ही है ना। तो यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा अल्फा ए 5 का पावर ए का पावर 5/2 2.5 है, और ये हो जाएगा √2 - 1
अल्फा ए 5/2 √2 - 1, ये है फाई ई। अब करना कुछ नहीं है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू है, कहाँ गया, बहुत पीछे लग गया। अल्फा इज इक्वल टू 800, अल्फा 800 है, ए 0.1 है। अल्फा 800 है, अल्फा 800 है, ए 0.1 है, 5/2 है, √2 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 1.05। 1.05 आप सॉल्व कर लीजिएगा। फाई ई 1.05 और फाई ई है यानी कि विद्युत फ्लक्स है, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पूरे घन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इतना होगा। डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं आएंगे। ठीक है, इसको करने में मेरे भी पसीने छूट जाएंगे, वैसे ही छूट रहे हैं, देखिए गर्मी बहुत है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है ना बच्चा, आपको आंसर थोड़ी याद करके जाना है। वो ऐसे ही कैलकुलेशन देंगे जो आपसे हो पाए, वहां पर जो आप कर पाए वालों को भी तो देखना है, मैथ्स वाले भी नहीं कर पाएंगे। 0.1 का पावर 5/2 कैसे निकालोगे आप? ये कैलकुलेटर से ही निकलेगा। ओके, तो बस आपको समझना क्या था, कॉन्सेप्ट समझना था बच्चा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको वहां पे ऐसे ही न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाएगी जो आप सॉल्व कर पाओ, वहां पे डरने की बात नहीं है। तो फाई इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इतना आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपसे दूसरा सवाल भी पूछा गया है कि इस घन के अंदर आवेश कितना है। पहला तो आपने निकाल लिया कि उस घन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इतना होगा, तो आप लगा दो ना गॉस का प्रमेय। आप क्यों नहीं लगा रहे हो? गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा, उसके अंदर उपस्थित आवेश का इतना होगा। तो यहां से आवेश नहीं निकाल सकते क्या? आप आराम से निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू भी पीछे फिर बताया था, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू? 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और फाई ई का कितना है भाई? फाई ई यहाँ पे आया है 1.05। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 9.29 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। ये है चार्ज, ये है उस घन के अंदर। ओके, 9.29। देखो मैं सॉल्व करने में अपना समय नहीं गंवाऊंगा, इसलिए मैंने आंसर लिख के रखा है ताकि डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दूँ। सॉल्व करूँगा और ज़्यादा टाइम खपत होगा। आपको कॉन्सेप्ट समझना है और सॉल्व करना तो सबको आता ही है। तो आप इसको इंटू करेंगे तो इतना मिलेगा। तो दो चीज़ें निकल गई। पहला, इस पूरे घन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितना है? इतना है। और गॉस के प्रमेय से आप लगा लोगे कि भाई इसके अंदर आवेश कितना होना चाहिए, इतना फ्लक्स गुजरने के लिए इसके अंदर कुल आवेश कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। और ये है हमारा दूसरा सवाल, सेकेंड क्वेश्चन है ये भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन इसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क, असाइनमेंट, गृह कार्य, एक मिशन। आपको मूवी देखी है ना, मिशन इम्पॉसिबल, इथन हंट, सबकी फेवरेट मूवी होगी आई थिंक। एक्शन मूवी, उससे बेहतरीन मूवी नहीं है। ओरिजिनल एक्शन ना, सलमान खान वाली एक्शन नहीं कि एक आदमी जो है एक जीप को मार के और 15-20 लोग को घुमा दे रहा है, ऐसे एक्शन की बात। ओरिजिनल एक्शन, जेन्युइन एक्शन, जो लगता है रियल, हाँ भाई रियल है, ये रियलिस्टिक एक्शन बोलना चाहिए, वास्तविक एक्शन, वास्तविक क्रिया। तो इथन हंट को हर मूवी में एक मिशन दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि ये तुम्हारा मिशन है अगर तुम इसे कबूल करते हो तो। लेकिन आपको कबूल करना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन आपको दूंगा आपको कबूल करना है भाई, आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपकी मर्जी है, अरे मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। अगर पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो यार। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है। चलो ठीक है भाई, एक विद्युत क्षेत्र है x की दिशा में एक समान है, यानी यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वो x के साथ, x की दिशा में दूरी के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तथा उसी
परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक दिशा में एक समान है। अच्छा ठीक है, x दिशा में है, x ऋणात्मक x में भी है, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन x के लिए वो इधर की तरफ जा रहा है और माइनस x के लिए वो इधर की तरफ जा रहा है, ऐसे ही नहीं आ रहा है। अभी आप समझेंगे जब डायग्राम बनेगा। तो यह दिया गया है कि E कितना है, E इज इक्वल टू है 200 ऑफ आई कैप। ये तब की बात है जबकि x इज ग्रेटर देन 0 है, यानी धनात्मक x के लिए, धनात्मक x के लिए E कितना हो जाएगा, 200 आई कैप हो जाएगा। और यही E माइनस 200 आई कैप भी हो जाएगा जब आप x इज लेस देन 0 की बात करोगे। जब आप ऋणात्मक x की बात करोगे तो ऋणात्मक x के लिए माइनस, धनात्मक x के लिए प्लस। इतना भी दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पे लेंथ है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या है, तो लेंथ ले लेता हूँ कितना, 20 सेंटीमीटर, यानी कि आप 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख सकते हैं आप। ऐसा ही मात्रक में चलेंगे। r कितना है, 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख लेंगे आप। एक लंबवृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर तथा इस अक्ष के x अक्ष के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक, ये चित्र, हाँ चित्र यहाँ पे होगा आपके पास, चित्र ये ऐसा कुछ। क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास एक सिलेंडर है, एक बेलन है, जिसका केंद्र कहाँ पे है, मूल बिंदु पे है। ये पूरा मूल ओरिजिन यहाँ पे है। ओके, 20 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे इधर से 10 इधर, 10 सेंटीमीटर दूर इधर और इधर 10 सेंटीमीटर दूर इधर, दूसरा फलक। ऐसा एक बेलन है जो x अक्ष के समांतर है, यानी जो वृत्तीय पृष्ठ होंगे वो x अक्ष के लंबवत होंगे, जो वक्रीय पृष्ठ होगा वो x अक्ष के समांतर होगा। x प्लस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर प्लस 10 सेंटीमीटर, तथा दूसरा फलक x माइनस 10 सेंटीमीटर, तो इधर आ जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर। करना क्या क्या है आप देख लीजिए, डायग्राम आपके सामने है, सवाल आपके सामने है। अगर आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, चित्र के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा। चपटा यानी इसकी बात कर रहा है, चपटा इसको बोल रहा है यार, ये वाला जो है यहां से और यहां से बताना है आपको कि कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इस वाले चैप्टर से और इस वाले चपटे से। सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, पार्श्व यानी कि जो उसका वक्रीय पृष्ठ है वहां से, वक्रीय पृष्ठ समझ है ना, ये बॉटल ले लो यार, ठीक है, ये सिलेंडर ऐसा है कुछ, ये चपटा, हालांकि दोनों समान है, और ये वक्रीय पृष्ठ है, इसी को पार्श्व पृष्ठ बोल रहे हैं। ओके, चलिए आगे चलिए। सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा, टोटल निकालना है। सिलेंडर के भीतर आवेश कितना है, तो सेम पीछे जो लॉजिक लगाया है, लॉजिक सेम यहाँ पे लगाएंगे आप। पहले आप फ्लक्स निकाल लेंगे, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, फिर वक्री का फ्लक्स, फिर टोटल फ्लक्स, गॉस के प्रमेय लगा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लो, ये है वृत्तीय पृष्ठ, ये भी है वृत्तीय पृष्ठ, तो क्यों ना इस वृत्तीय पृष्ठ का एरिया निकाल लिया जाए। कितना हो जाएगा एरिया, डेल एच इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई है, आर कितना है, इतना है, 5 इंटू 10 के घात -2 का स्क्वायर, ये डेल एच है, ठीक है। और क्यों ना मैं वेक्टर डेल एच का डायरेक्शन आपको पहले ही बता दूं, एक चित्र और है मेरे पास, उसमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी, रंग बिरंगा। तो अच्छा इसको देखिए आप, दिख रही है, इसी के ऊपर ले लेते हैं, इसकी कहानी तो खत्म हो ही गई है, ठीक है। देखिए सुविधा में कोई कमी नहीं होगी, बस आप पढ़ने में कोई कमी नहीं करना यार। तो चलो यार यहाँ पे बात करते हैं अभी। इस वाले पृष्ठ के लिए देखिए, इस वाले पृष्ठ के लिए क्या होगा, इस वाले पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र
लंबवत बाहर की तरफ है, बिल्कुल ओके है। इस वाले पृष्ठ के लिए भी विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की तरफ है, बिल्कुल ओके है। जो एरिया वेक्टर होता है वेक्टर डेल एस लंबवत बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर क्षेत्र सदिश लंबवत बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, इधर -10 है, उधर +10 है, डायग्राम वही है। ओके ओके चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले बात करते हैं प्रत्येक चपटे फ्लक्स से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा। तो चलो यहां पे देख लेते हैं, इस वाले डायग्राम की बात कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम आपके सामने है। ये जो दाएं वाला चपटा है, दाएं पृष्ठ, दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं फाई आर का। ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल एस। वेक्टर ई कितना है, वेक्टर ई है 200 आई कैप, 200 आई कैप, ये है 200 आई कैप। ओके, डेल एस, वेक्टर डेल एस, अभी वेक्टर डेल एस को वेक्टर डेल एस ही रहने दो। ओके, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू 200 आई कैप डेल एस, ये डॉट प्रोडक्ट होगा यहां पर। अब देखिए आई कैप डॉट डेल एस कैप कितना हो जाएगा, क्या ये डेल एस होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि आई कैप किधर की तरफ है, एक्स की दिशा में एकांक सदिश है, वेक्टर डेल एस किधर है, एक्स की दिशा में ही है, तो आई कैप डॉट वेक्टर डेल एस कितना हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है ना। ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, इन दोनों सदिशों का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल, दोनों एक ही दिशा में है, cos 0 लिखोगे डेल एस मिल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 200 ऑफ डेल एस, और 200 इंटू कितना, और डेल एस कितना है, डेल एस आपको याद होगा, डेल एस है पाई और इतना का स्क्वायर, पाई इंटू 5 इंटू 10 के 11-2 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1.57। आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने में मैं समय जाया नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट समझाना मेरा काम। 1.57, और क्योंकि फ्लक्स है तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको हल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, गुणा भाग करिएगा, नहीं होगा तो कैलकुलेटर यूज कर लेना। ठीक है, चलो तो ये आ गया दाएं पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब चलते हैं कहां के लिए, बाएं, बाएं पृष्ठ, बाएं पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ओके, तो इसके लिए मैं फाई एल लिख रहा हूं, इसके लिए भी फॉर्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल एस होगा, लेकिन इधर वाले के लिए ई कितना है, इधर वाले के लिए ई दिया है -200 आई कैप, ओके, और डॉट वेक्टर डेल एस, डॉट आई डॉट वेक्टर डेल एस। अब ये -200 इसका मैग्नीट्यूड है, इसका परिमाण है, उसको आप छोड़िए, आप इस पे नजर दौड़ाइए, आई कैप डॉट डेल एस, आई कैप डॉट डेल एस। ओके, तो अब समझो मेरी बात कि आई कैप किधर है, आई कैप तो धनात्मक एक्स की दिशा में होता है, आई कैप एक्स की दिशा का क्या है, एकांक सदिश है, इधर की तरफ आई कैप किधर है, एक्स की दिशा में है, लेकिन जो वेक्टर डेल एस है वो -x की तरफ है ना, ये इधर की तरफ होगा। इस पृष्ठ के लिए क्षेत्र सदिश इधर की तरफ होगा, लंबवत बाहर की तरफ, यानी ये हो जाएगा आई डेल एस cos 180, और आई तो
मैग्नीट्यूड 1 होगा, परिमाण 1 होगा, cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, यानी माइनस डेल एस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा ना, माइनस 200 माइनस डेल एस, ऐसा ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, फाई एल इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस 200 डेल एस, यानी सॉल्व करने के बाद आपको सेम उतना ही मिलेगा। तो फाई एल भी कितना आ गया, फाई एल भी आ गया 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 200 आई माइनस 200 आई कैप, ये ई की वैल्यू डॉट वेक्टर डेल एस। अब देखिए आई कैप धनात्मक एक्स की तरफ जा रहा है, वेक्टर डेल एस इधर की तरफ है, क्षेत्र सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होगा, दोनों विपरीत दिशा में हैं, cos 180 हो जाएगा, cos 180 माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस डेल एस हो जाएगा, और सॉल्व करने के बाद आपको उतना ही मिलेगा। तो जितना फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है उतना फ्लक्स यहाँ से भी गुजर रहा है। अब बात करते हैं पार्श्व पृष्ठ के लिए। पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाला, पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पार्श्व पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, पार्श्व पृष्ठ समझ रहे हैं ना आप, यानी कि जो वक्री पृष्ठ है, तो समझो जरा आप, समझो 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 समझो, ये आपका वक्री पृष्ठ ऐसा है, ये वक्री पृष्ठ है जो कि x के समांतर है, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई ऐसा है, और इसका जो क्षेत्र सदिश आएगा वो लंबवत बाहर की तरफ होगा ना, तो डेल एस ऐसा हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे आप निकालेंगे फाई, फाई आप ऐसा फाई एस लिख देता हूँ, तो क्या लिखेंगे आप, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल एस लिखेंगे, ई डेल एस कॉस कितना, कॉस 90 हो जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र देखिए किधर है, विद्युत क्षेत्र ऐसे है, और पार्श्व पृष्ठ के लिए क्षेत्र सदिश लंबवत बाहर की तरफ होगा, cos 90 हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी ये जीरो हो जाएगा, फाई एस जीरो, यानी वक्रीय पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, वक्रीय पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। संपूर्ण फ्लक्स निकाल लेते हैं यार, आगे जगह है क्या, नहीं है, यहीं पर निपटाना है मेरे को। चलिए जगह थोड़ा सा, आने के बाद जब जगह होता है तो कितना ज़्यादा यूज करते हैं, नहीं होता तो फिर होता है। चलिए संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स के लिए क्या करेंगे आप, किसको किसको ऐड कर देंगे, फाई आर प्लस फाई एल प्लस फाई एस कर देंगे आप। फाई आर कितना है, फाई आर है 1 पॉइंट कितना है, फाई आर कितना है 1.57 है, 1.57 है प्लस 1.57 है, और फाई एस तो जीरो है, पार्श्व पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, जोड़ लीजिए, मतलब ऐड कर लो, सम कर लो, 7 7 14, 5 5 10 11, 1 1 2 1 3, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब आपको बताना है कि इस बेलन के अंदर आवेश कितना है, तो गॉस का प्रमेय लगा लीजिए। गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय से आवेश हो जाएगा फाई का कितना गुना, ऑप्शन ए नॉट गुना, फाई ई कितना आया है 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 के घाते -12। सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.78 इंटू 10 के घात में 2.78 इंटू 10 टू द पावर 10 के घाते -11, और आवेश है तो हो जाएगा कूलम। कूलम आप कैपिटल सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपने फाई आर निकाल लिया 1.57, फाई एल निकाल लिया 1.57, फाई एस जीरो है, कुल फ्लक्स भी निकाल लिया 3.14, आपने आवेश भी निकाल लिया, कितना आवेश है उस बेलन के अंदर 2.78 इंटू 10 के घात -11 कूलम कूलम कूलम। और ये आपका होमवर्क, दिस इज द क्वेश्चन इज द ये आपके लिए क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, ये भी सिलेंडर वाला ही क्वेश्चन है,
सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही यूज होगा, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। तो बच्चा थोड़ा सा सीरियसली लो यार, बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत यहाँ पर गर्मी है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको घंटों पढ़ा रहा हूँ, इस गर्मी में उबल जा रहा हूँ समझ लो। तो आप थोड़ा सा भी मेहनत करो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरा मेहनत और कुछ लोग तो उसका उपयोग कर रहे हैं। मतलब मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, किसी का भी मेहनत हो। तो आप थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्स दीजिए मुझे, इसको हल करके नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करो। नहीं बनेगा तो ये भी बोलो सर कि हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं बना पाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होती है उसमें हम लोग प्रीवियस क्लास के क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, जो आपका होमवर्क होता है, जो आप नहीं बना पाते हो, जिसमें डाउट रह जाता है। तो अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट को कमेंट करिए, ओके। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी के एप्लीकेशन के साथ, गौर प्रमेय के अनुप्रयोगों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।